नमस्कार श्रोतागण। जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो के ऊपर हम बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, मनोरंजन के भी, जानकारी के भी, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और ये वो मुद्दे होते हैं जो इंसानी एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर भी होती है, और जो समय के दौर के साथ साथ चलते हुए नई तब्दीलियां और चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर भी होती है। तो चलिए, आज के दौर में बहुत कुछ बदला है और पिछले कुछ सालों में ये बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ है ज़िंदगी के हर क्षेत्र में। आज का विषय जो है हमारा वो भी ऐसा ही है, तकनीक का बदलता स्वरूप व मानवीय संवेदना। मुझे लगता है कि ये विषय सुनकर आपके मन में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, बहुत सारे सवाल आए होंगे। तो चलिए, इन सवालों को आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में बहुत ही अच्छी, बहुत ही लर्नर्ड, बहुत बड़ी दो शख्सियतें हैं जिनके साथ हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी हमारे बहुत ही सत्कारयोग श्री सुरेश सेठ जी, जो कि श्रोमणी साहित्यकार हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत हम इन अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। तो ऐसी ही एक और शख्सियत डॉक्टर अनूप वत्स, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज नकोदर, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और सर एजुकेशन के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, और आज भी जहाँ पे विद्यार्थियों को एक अच्छी दिशा देने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, बीइंग अ हेड ऑफ कॉलेज, उसके साथ साथ बच्चों में बहुत सारी नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें करने के लिए नई जो चीज़ें हैं वो करते रहते हैं अपने कॉलेज में भी और सोसाइटी में भी। और अनूप वत्स जी का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और मुझे लगता है आपने आज का जो प्रश्न चिन्ह कार्यक्रम है, इसका विषय बहुत ही रोचक भी है, गंभीर भी है, और इसकी आवश्यकता भी बहुत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप दोनों शख्सियतें वैसी हैं जिन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी में तकनीक का स्वरूप बदला है पिछले एक दहाका, और उससे पीछे फिर 2 दहाके हैं, 3 दहाके, और बहुत बड़ी चेंजेस आपने देखी होंगी। तो पहले तो सुरेश जी से मैं पूछना चाहूँगी कि सर, आपने, मुझे लगता है कि पिछले जो 5-6 दहाके में बहुत बड़ी चेंजेस देखी हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो तब्दीलियाँ आई हैं उनका रेशो क्या रहा है, कि एक जैसे ही तब्दीलियाँ आती रहीं या ये तब्दीली जो थी इसमें कोई फ़र्क था? रेशो और अनुपात की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि अब जो तेज़ी आ रही है वो स्पुतनिक तेज़ी है। और वो स्पुतनिक तेज़ी ये है कि हम औद्योगिकी से चले, प्रौद्योगिकी की ओर आए, और उसमें आ गया नवाचार जी। और वो जो नवाचार आया है उसमें क्या है, सबसे पहले आजकल तो बातें आपको पता ही है, बहस होती है कि साहब ये कृत्रिम मेधा है या कि ये यांत्रिक मेधा है। तो इसने तो दुनिया को बदल दिया। कृत्रिम मेधा के साथ आपकी डिजिटल शक्ति है, डिजिटल शक्ति के साथ आपका इंटरनेट पावर है, इंटरनेट पावर के साथ साथ अब एक और नई चीज़ आ गई, वो है रोबोट्स की दुनिया। जी। ये दुनिया ही चेंज हो गई। मैं तो समझ लीजिए कि काफ़ी उम्र दराज आदमी हूँ, और आपने तकरीबन सभी दौर देखे हैं, इस करके आप मुझे तो इतनी हैरानी होती है जी। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के निष्पादकों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने वो संवेदना को नहीं भूले जी। अगर और नहीं तो प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी अंधदौड़ में संवेदना खत्म होती है। बिल्कुल। और जब आज ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो प्रौद्योगिकी के इस युग में संवेदना को आवाज़ है, और ये जो संवेदना को आवाज़ देने के लिए अनूप जी आए हैं, आप आई हैं, और इस कार्यक्रम के निष्पादक महोदय ने भी इस तरह सोच समझ के किया है। तो आइए थोड़ा सा संवेदना का ध्यान रखें, क्योंकि संवेदना से कला पैदा होती है, संवेदना से बौद्धिक चिंतन पैदा होता है, संवेदना से प्रगति पैदा होती है, संवेदना से युग बदलता है। बहुत अच्छा आपने इसको विस्तार में बताया। अनूप सर, जब हम इंसान की तरक्की की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास जो वो पत्थर युग से हुआ था उसको तो हम विकास का एक छोटा रूप मानते हैं, बड़ा रूप मानते हैं कि जब तकनीक आ गई जी, टेक्नोलॉजी आ गई जी, उद्योगीकरण हो गया, तो मुझे लगा कि उसने बहुत बड़े बड़े सपने दिए, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ दी जी। तो आपका क्या इसके बारे में विचार है कि ये जो तकनीक के बड़े बड़े सपने आते हैं, सपनों में बीच बीच कहीं कहीं अंधेरे वाले क्वेश्चन भी, सवाल भी खड़े होते हैं?
देखिए ये तो ठीक है कि जो सभ्यता के अगर हम स्टडी करते हैं उसका पूरा विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग पड़ाव रहे हैं और महत्वपूर्ण पड़ाव यही है। जितनी मर्जी तकनीक ने बेशक उन्नति प्रगति की है, उसमें विस्फोटक, जैसे सुरेश जी कह रहे थे, स्पुतनिक हुआ है, वो उसकी चाल है, गति है, लेकिन मुझे लगता है कि विकास का स्वरूप बदल गया है। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा विकास की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई है। विकास तो आज भी आदमी से लेकर इंसान तक यही विकास है, लेकिन इंसान तक पहुंचने के जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो अलग अलग पड़ाव आए हैं उसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े, जो आपने कहा सपनों की दुनिया से ही है, लगता है कि आप किसी को भी कहीं से भी बैठकर बात कर सकते हो, उसे देख सकते हो। और उससे भी बड़ी बात, अब रोबोट और कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए तो लगता है शायद सब कुछ ही हमारे मुट्ठी में आ गया। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। और वो आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि उसमें जो बात संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं, ये अगर ख़त्म हो गई तो फिर ये जो अंधी दौड़ चली हुई है विकास की, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जहाँ हम पहुँचने हैं, आदमी से लेकर इंसान तक का जो विकास का सफ़र का जो मंजिल है, वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जी। तो संवेदनाओं को जीवित रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो विकास है वो असली विकास है। अनूप सर, एक क्वेश्चन आपसे दोबारा फिर पूछना चाहूँगी। आपने संवेदनाओं की बात की कि ख़त्म हो जाएंगी, पर लेकिन कुछ चीज़ें तो हम अभी देख रहे हैं। आपका रोज़ नौजवानों से वास्ता पड़ता है, स्टूडेंट्स हैं अलग अलग तरीके के, +1 +2 से लेके फिर जो थोड़े प्रौढ़ हो जाते हैं, BA कर ली, MA कर ली, तो संवेदनाओं का तो अभी भी कह लो कि वो निखार हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो कैसा है, उसको थोड़ा विस्तार में बताएं कि संवेदनाएं हमारी हो चुकी हैं अभी तक, जिसको बोलते हैं कि डिस्टर्ब हो चुकी हैं या निखार आ चुका है उसमें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि संवेदना तो आदमी, मतलब कि अगर घर से बात करें, घर में भी जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत जो गूढ़ रिश्ते हैं, पति पत्नी का है, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति रिश्ता है, वहीं से अगर हम देखें तो वहीं से आप इसका एक ग्राफ है, एक बैरियर है, वहाँ से टच करके आप देख सकते हैं कि संवेदनाओं का क्या हाल है। और उसको समाज में अगर बड़े स्तर पर लेकर जाएं तो बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने मेरी बात की कि कॉलेज में बच्चों का, यूथ के साथ इंटरेक्शन है, वहाँ क्या है। हमें तो सेठ साहब कह रहे थे कि मैंने तो बहुत दौर देखे हैं कि उम्र दराज आदमी हूँ, लेकिन हम उस उम्र के ना होने के बावजूद भी देखते हैं कि हमारे देखते देखते ही बहुत तेज़ी से सब बदल गया है। जो रिश्ते हैं, अगर एजुकेशन की बात करते हैं कि टीचर टॉट का रिश्ता जो है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो तार तार होती जा रही है। हर रोज़ अखबारों में, टीवी में, मीडिया में इस तरह के मतलब कि आपको जब मिलते हैं देखने के लिए, जिसमें संवेदनाएं मतलब कि इस हद तक गिर सकती हैं कि स्कूल कॉलेज के अंदर फायरिंग हो रही है जी, चलते कॉलेज में हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है और किस कारण से हो रही है। अगर वो देखा जाए तो बिल्कुल पैटी है। सड़कों के ऊपर क्या हो रहा है, सड़कों से बाहर निकल जाएं तो अभी जैसे अब मान लीजिए हम दिसंबर में बैठे हैं, दिसंबर का अभी आने वाला है न्यू ईयर, क्या हो हल्ला होता है। और उसके बाद मुझे लगता है कि संवेदनाएं घर से, जो निखार आपने वर्ड यूज़ किया, उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। मानवीय मूल्य जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा समझौता हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज के लिए एक अच्छी निशानी नहीं है। जी, मैं अगर इजाज़त हो तो जब इनके साथ ही जुड़ जाऊं इसी बात को, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने उर्वर वो धरती पे इन्होंने बात की है। और वो बात ये है संवेदना। संवेदना को समझिए, संवेदना है रिश्ते, संवेदना है नैतिक मूल्य, संवेदना है वो नैतिक मूल्य जो हमारी पूरी के पूरे पृष्ठभूमि से चलते हैं, जो हमारे अध्यात्म से भी आती है और जिसको बड़े मान से हम कहते हैं कि हम तो दुनिया के गुरुदेव हैं। तो अब जो आपकी चिंता है, जिसको जो आपका दर्द है, जो अनूप जी का दर्द है, जो उन्होंने कहा कि कॉलेजेस में, मैं भी कॉलेजेस में रहा बहुत साल, लगभग 41 साल का मेरा संबंध था हायर एजुकेशन के साथ, तो मैंने भी देखा। लेकिन वो नौजवान और ये नौजवान, वो नौजवान जो थे वो उनके लिए आदर्श था भगत सिंह, लेकिन आज के नौजवानों के लिए आदर्श है शायद कोई टाटा बिरला की अनुकृति, यानी भौतिकवाद। इस भौतिकवाद ने इस रिजल्ट देने की जो प्रवृत्ति है, ये जो आपकी प्रौद्योगिकी है, ये हथेली पे नतीजा देती है। और इसीलिए हम दौड़े हैं
विकास दर की ओर। ये हमने तो दुनिया में सबसे अधिक विकास दर प्राप्त करनी है, और उसमें इंसान मर गया, उसमें नैतिकता मर गई, और उसमें आपने हथेलियों पे सरसों जमानी ये तो रख लिया, लेकिन बहन और भाई का रिश्ता, हरी घास पर क्षण भर, प्रेमी और प्रेमिका के कुछ संबंध, और अध्यापक का आदर्श और छात्र का उससे प्रेरित हो जाना, कहाँ गए वो सब? कहाँ गए वो सब? और हम इसलिए जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का जो इस्पात है, वो हमारे अंदर एक अजीब तरह की झुरझुरी छेड़ देता है कि अरे ये तो तरक्की तो बहुत हो गई, बहुमंजिली इमारतें तो बहुत बन गई, लेकिन इंसान गायब हो गया। तो आज इस कार्यक्रम में हम इंसान की चिंता कर रहे हैं, उसकी संवेदनाओं के वापस लौटने की चिंता कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रकृति को नकारिए, प्रौद्योगिकी को नकारिए, वो रहे लेकिन सीमा में रहे। जी, बहुत अच्छा सुरेश जी आपने बताया कि हम संवेदना की बात करें। संवेदना मतलब हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, उसी में से कला उत्पन्न होती है, उसी में से साहित्य उत्पन्न होता है, उसी में से कविता, गीत, गायन, गज़ल उत्पन्न होता है। और मुझे लगता है हम साहित्य को बोलते हैं साइंस ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है सर, जब आज से मुझे 2 दहाके पहले या उससे थोड़ा सा 1-2 साल ऊपर नीचे, जब ये टेक्निकल वो आई है एजुकेशन, BBA या BCA या कंप्यूटर्स का, तो तब हमारे ये विषय पछड़ गए, पीछे छूट गए। पंजाबी के MA कौन करना चाहता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी कौन लेना चाहता है, इलेक्टिव इंग्लिश शायद ले लें क्योंकि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं काम आती है। ये हमारी जो रीजनल भाषाएं थी वो पीछे रहीं, हमारी अपनी जो मातृभाषा उसमें भी पढ़ाई कम हुई, तो हमें लगा कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि साहित्य, कला, इसका आज के ज़माने में क्या स्वरूप है, और ये मानवीय जो संवेदना है उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, और इसको कितनी ठेस पहुंची ये सारी तकनीक का और विकास का जो दौर चला है? बहुत खूबसूरत सवाल है ये। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर ही था कि 21 डे चैलेंज, कि आपने 21 दिन हर रोज एक कविता लिखनी है। अच्छा। और 21 दिन के जब कविताएं आप चैलेंज अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो 21 की 21 किताबें कंपाइल करके हम आपकी पुस्तक छाप देंगे। वो बहुत इस बात को था, बड़े लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें से लगभग अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्होंने वो सारी कविताएं भी AI के माध्यम से लिख दी। तो मैं जो आपके सवाल का मुझे लगता है ये यहाँ से जवाब मिलेगा कि मैं इस जो चैलेंज दिया उन्होंने, इससे मुझे बहुत, एक तरफ तो मुझे दुख भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी, विस्मय भी हो रहा था कि कहाँ तो वर्ड्सवर्थ का 80 साल का था तब उसकी जो बेस्ट पोइट्री तब लिखी गई। तो वो यहाँ मतलब कि जैसे हम 2 मिनट्स नूडल बना रहे हैं तो हर रोज एक कविता लिख रहे हैं। यहाँ जो हम जो पैरोडी लिखते हैं वो भी इतनी तेजी से नहीं लिख पाते हैं कि आज कोई नया गाना आया तो उसके ऊपर कोई पैरोडी बना दी, या कोई जैसे जागरण में करते हैं कोई भेंट बनानी है लिखनी, वो भी इतनी जल्दी से नहीं लिखी जाती है। और वो कहते हैं हर रोज एक कविता, और उसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि वो उसने कहा ये तो काम ही बहुत आसान है, हर रोज एक वर्ड डालना है, कीवर्ड डालना है, उसमें कविता लिख दो, कविता AI लिख के दे देती है वो जी। तो ये बड़ा ये जो एक रेस चली ना, जिसके कारण आपने कहा जो कला है, साहित्य है, जिसका एक मकसद ही बड़ा पायस मकसद है, बहुत गंभीर है, वो बहुत पीछे छूट गया। आज इस टेक्निक के कारण ये जो कला का, चाहे वो कोई भी फॉर्म है, सिर्फ लिटरेचर नहीं है, इसमें विजुअल आर्ट है, इसमें पेंटिंग है, नृत्य भी आ सकता है, ये सब कुछ बदल गया। नहीं तो जो इसके एक सेट पैटर्न्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से इनका आगे जर्नी चलती रही है। जो समाज का दर्पण जिसको साहित्य को कहते हैं, समाज जैसे जैसे इवॉल्व होता है वो कला में प्रकट होता है। लेकिन आज जो है प्रौद्योगिकी के कारण, टेक्निक के कारण, आप आज से 1000 साल पहले और 1000 साल आने वाला एक काल्पनिक जो है वो, उसको भी आप टेक्निक के माध्यम से लिखकर एक अजीब से किस्म के रैट रेस में हम घूम रहे हैं, और जिसमें एक मानव की संवेदनाओं की एक जो अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है वो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है, वो कंप्रोमाइज हो रहा है। सर, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये जो साहित्य है, कला है, इसके बहुत सारे विभिन्न रूप हैं और ये संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। और सुरेश जी, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि पुराने ज़माने में अगर बहुत पीछे चले जाएं,
तानसेन का या बैजू बावरा का वक्त था या उससे भी पहले, तो जो कलाकार थे सालों साल रियाज करते थे, सालों साल रियाज करते करते वो तब लोगों के सामने आते जब लगता था गुरु को कि अब ये बिना किसी गलती के परफॉर्मेंस दे सकता है जी। तो वो चीज़ें हमारे पास अभी उदाहरण हैं, उनके गाए हुए गायन हैं या राग हैं। कहते हैं कि राग बोलते थे तो दीपक जल जाते थे, मेघा बरसते थे। जी, जी। तो ये उनका प्रभाव था। ये जो और मैं एक बात करनी चाहूँगी, ये सदियों पुरानी हमारी एक कला की बहुत उम्दा परफॉर्म है जो इनके उसमें मिलती है। लेकिन आज का भी हमारा क्रिएशन हो रही है, कंटेंट जिसे आजकल कला को कंटेंट बोल दिया गया है। तो श्री से सवाल मेरा यही है कि आज का कंटेंट तो हमारा वो है कि चाहे कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप एक अच्छा विचार बोल के डालोगे तो उसको देखने वाले आप जैसे, मेरे जैसे, अनूप जैसे, सर के जैसे सैकड़ों लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 100-200 थोड़ा सा लेकिन जो बहुत ही, जिसको हम अपने शब्दों में बयान करें कि बहुत ही निचले स्तर का जो कंटेंट है उसके मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो ये मानवता का आज का जो दौर है वो हमारे इतिहास में हमें बाद में जाके क्या बताएगा। आप तो सोशल मीडिया की बात कर रही हैं। सोशल मीडिया का तो 1 मिनट में बात होती है, लोग अपने घर में मृत्यु की बात कहते हैं और नीचे फेसबुक पे लाइक्स आ जाती हैं। तो उस बात को छोड़िए, उससे बहुत आगे है कला का क्रिएशन। और कला के इस क्रिएशन में हर विधा की कला की मैं बात कह रहा हूँ, वो कला का जो क्रिएशन है वो क्यों मरा। ये इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना है दोस्तों, और इंस्टेंट कॉफ़ी के ज़माने में आप परिणाम चाहते हैं, आप एकदम से परिणाम चाहते हैं। और परिणाम चाहने के लिए आप क्या करेंगे, आप कृत्रिम मेधा का बटन दबाएंगे, मुझे संवाद दो। और वो संवाद क्या होते हैं, थोड़ा सा समझिए। मैंने तो बहुत अध्ययन किया पिछले दिनों एआई का। उसमें ये है कि जो भी पूरी की पूरी उससे कंसर्न नॉलेज है उसको एक लस्सी बना के उसमें से मक्खन निकाल के आपके सामने। पर ये सीमा एआई वालों ने ही कही, अन्वेषकों ने, कि ये भस्मासुर है, ये फ्रैंकनस्टीन है, इसको अगर तो रखोगे उपकरण की भांति तो वो तो होगा यूजफुल, और अगर इसको रखोगे साध्य की भांति, आराध्य की भांति, तो फिर आप किस तरह के लोग आएंगे, जिस तरह के आप खतरे की बात कह रही थी कि एक तरह के क्लोन्स पैदा हो जाएंगे, कविता के क्लोन्स। आपने कहा 21, ये रोज एक कविता, रोज कविता, वो सारी उम्र गुजर जाती है। एंड वर्ड्सवर्थ कहते हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द सी शोर एंड काउंटिंग द पेबल्स। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, वो तो पंडित जी को भी बड़ा प्रभावित किया था कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वुड्स आर लवली डार्केंड। क्या आप वुड्स रह गए? प्रौद्योगिकी के जमाने में कहाँ वुड्स रह गए? सब खत्म हो, अरे सब बहुमंजिली इमारतें हैं और बहुमंजिली इमारतों की धूल उड़ती है, और उस धूल में आप ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकता को अपने अंदर समेटना चाहते हैं। और जैसी खबरें छपती हैं अखबारों में, वो तो आपको चौंका देती हैं कि इस तरीके से इंसानियत मर गई। और फेक दुनिया फेक हो रही है, दुनिया झूठी हो रही है, दुनिया आडंबरों से मर रही है, दुनिया अपने भ्रमजाल जीती है, और आप अपने आप को महान सिद्ध करना चाहते हैं, वो भी इस एआई का बटन दबा के। जी। अरे महान सिद्ध करना है तो थोड़ी सी मौलिकता तो रखो, थोड़ी सी अपनी धरती तो रखो। मेरा अपना विचार ये है कि डीप फेक का तो ज़माना एआई ने आपके माथे दे दिया, और डीप फेक से सभी झूठे हो गए, सभी झूठे हो गए, और इस झूठ को हमने सच के तौर पे जीना शुरू कर दिया। ये है सबसे बड़ा खतरा एआई का, कि वो एक झूठ को आपका सच बना देती है। जी। और अगर आप में इतनी है मेधा, इतनी मौलिकता कि आप उस झूठ को नकार कर वो जो सारी एक नई दुनिया खोली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से, उसमें से अपने सच तलाश लेते हैं, तो उन सच की तलाश के साथ जो भी आपकी है, अगर आप एजुकेशन में हैं तो वो भी कला है, अगर आप सोशल सर्विस में हैं तो वो भी कला है, अगर मैं बहुविध लेखन करता हूँ तो वो भी कला है। तो उसमें से अगर हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो खुदाया एक ऐसी चीज़ होगी जो नायाब होगी। पर नायाब हीरे जो हैं वो एक दिन में नहीं बनते, एक दिन में नहीं बनते कि आप इंस्टेंट कॉफी की तरह से ले आए। अनूप सर, मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि
अभी हम एआई को इसके जो करता धरता है बनाने वाले ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विल रिप्लेस द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड के बगैर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका अस्तित्व क्या है? नहीं, ये देखिए, उसके साथ पहला वर्ड ही आर्टिफिशियल लगा, वो है ही कृत्रिम। जो मानव है वो मौलिक है, ओरिजिनल है। वो कृत्रिम कभी भी, वो जितना मर्जी आप उसको सोने का रंग चढ़ा दें किसी चीज़ पर, मेटल पर, वो सोना नहीं बनेगा। सोना सोना ही है। बाकी मेटल सोने से बेहतर आभास दे सकते हैं, ये सोने से बेहतर है, इसकी चमक बेहतर है, ऐसा आभास दे सकते हैं, लेकिन सोना नहीं होगा वो। तो ऐसे ही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नेवर रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स। उसका कारण क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने वाला भी तो मानव मन है ना। ये तो साइंस कहती है, साइकोलॉजी कहती है कि मानव जो दुनिया के बेस्ट मन हैं और दिमाग हैं, उसका भी वो जो लोग हैं अपने मन का, दिमाग का 2-3-4% इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तो वो उस 2-3-4% से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट हो गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी सर ने कहा कि जो कुछ उस विषय पर अवेलेबल है दुनिया में, वही तो सब कंपाइल करता है। वो आया कहाँ से है? वो हम ही लोग डाल रहे हैं। विकीपीडिया पर मटेरियल कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से इलाही नूर नहीं उतर रहा जी, वो मानव मन में उतरता है। वो इलाही, वो आदमी जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानता, वो भी जब बोलता तो कविता बन जाती है। वो भी जब बोलता तो फोकलोर, फोक टेल ऐसी बनी है। वो हो सकता है उसको वो भाषा का ज्ञान ना हो, लेकिन अंदर जब है, संवेदना है, कल कल बहता झरना, वो जब फिर वो कविता की तो परिभाषा यही है कि भी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, वो जब शब्दों में व्यक्त होती हैं, वही तो कविता है। और क्या है? तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करेगी। इस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, एक ग्लिटर है, ग्लैमर है, हर दौर में एक चीज़ होती है, वो उसका एक दौर है। उस दौर में बच्चे आज के जो हैं वो और हम जो हैं उसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन ये कहें कि रिप्लेस कर देगी ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन माइंड को, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसका जनक भी तो ह्यूमन माइंड ही है ना जी। वो अगर वो तेज़ी से तरक्की कर रही है तो ह्यूमन माइंड उससे तेज़ी से तरक्की करता है। हमारा माइंड एक सेकंड में, विद इन मतलब सेकंड का भी अगर जो नेक्स्ट यूनिट्स हैं, उससे भी कम समय में कितने थॉट्स आते हैं जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो अपनी लिमिटेशन है, जैसे बताया अभी, उसकी सीमाएं हैं। हमारे मन की सीमाएं नहीं हैं, हमारे सोचने की, कल्पना की, उड़ान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स हमेशा सुप्रीम रहे हैं, वही रहेंगे। ये ज़रूर है कि हाँ, जब आदमी का दिमाग ऐसा चलता है, उसका यूज़ कैसा करता है, वो कंस्ट्रक्टिव भी करेगा, वो एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड, और वो पुल भी बना सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। दूरियां भी कम कर सकता है। तो इस करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितना मर्जी बड़े प्रभाव है, अच्छी लगती है, और समय के हिसाब से कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन वो रिप्लेस कर देंगे, मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। और मुझे मैं पूर्ण वैसे भी जीवन में आशावादी हूँ, ये हमेशा मानव का वर्चस्व रहेगा ही रहेगा। एक मैं ऐड करूँ इसमें जी। पिछले दिनों एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जी, उसमें उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ कृत्रिम मेधा। तो इसका नाम जो है कुछ और होना चाहिए, क्योंकि कृत्रिम मेधा नहीं है। तो तब जो नाम सजेस्ट किया गया वो था यांत्रिक मेधा। तो यांत्रिक मेधा इज एज बैड, वो उतनी ही बुरी है जितनी कृत्रिम मेधा। नाम बदलने से जहर वो अमृत नहीं बन जाएगी, वो जहर ही रहेगी। क्योंकि यांत्रिकता में भी तो संवेदना नहीं है। यांत्रिकता में जो आपके साथ बैठकर मुझे जो अनुभूति हो रही है अपनेपन की, या बाहर किसी अपने को देख के जो मुझे अनुभूति हो रही है, वो यांत्रिकता में कहाँ होती है? आप इस्पाती युग के इस्पाती आदमी बना रही है ये जो यांत्रिक मेधा है, या आजकल यांत्रिक मेधा इसका इस्तेमाल करने लगे, कृत्रिम मेधा का। और एक पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि एक आदमी डिप्रेशन में चला गया और उसने एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मैं इस डिप्रेशन में हूँ, यही मेरे विरुद्ध है, वही मेरे विरुद्ध है। जो वो फीड कर रहा था, यांत्रिक मेधा उसको डिट्टो कर रही थी, एंड ही कमिटेड ए सुसाइड। इट वाज इन द न्यूज़पेपर, इट वाज इन द न्यूज़पेपर। यांत्रिक मेधा को तो आप जो फीड करोगे वही आपको वो रिटर्न बैक करेगी। और रविंद्रनाथ टैगोर ना होते यांत्रिक मेधा, प्रेमचंद ना होते कभी भी यांत्रिक मेधा में, और अनूप वस भी ना होते। जैसे सर आजकल वो होता है ना, मोबाइल के ऊपर आप जिस तरह की वीडियोस या जैसे पोस्ट देखते हो वही आता है।
इसका मतलब कि जो हमें अपने पुराने शास्त्रों ने सिखाया है या उसमें हमारा एक बेसिक सबक है कि जो सेल्फ मोटिवेशन है, कि चढ़ती कला है, मन को मजबूत खुद रखना है, तो आगे चीज़ें वहीं आएंगी। तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम मेधा है, ये तो आपको अगर आप पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव करेगी, नेगेटिव जा रहे हो और आपको और नीचे लेके जाएगी। हमारे तो ग्रंथों में कब का कि जैसी आपकी सृष्टि है वैसी, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि नजर आती है। जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो अंदर है वही बाहर है। और वो कृत्रिम मेधा तो कुछ भी नहीं कर रही है। बिल्कुल। और एक कृत्रिम मेधा, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा कई ब्लंडर्स, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो खबरों में नजर आती हैं किसी देश के अखबार में, क्योंकि विद्यार्थी या प्रोफेशनल इसकी मदद लेते हैं, तो उस अखबार के लोगों ने भी उसकी मदद ली, वो आर्टिकल छप गया और एंड में वो वाला पहरा भी छप गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है कि क्या मैं और सजेस्ट करूं। तो उसकी बड़ी किरकिरी हुई थी। सो जैसे पंजाबी की एक कहावत है कि नकल भी अक्ल नाल बजदी है। इट मीन्स अक्ल चाहिए, जो ब्रेन की या ह्यूमन माइंड की, जो भगवान ने कंप्यूटर बनाया है, वो उसकी अकल जरूर चाहिए अगर नकल भी मारनी है। वो तो बिल्कुल सही बात है। इसमें तो कह देना चाहता हूँ इसके बारे में, वो मेरी, क्योंकि ये लग रहा है कि सारा हम उसके, देखिए कृत्रिम मेधा और यांत्रिक मेधा ने हमारे लिए ब्रह्मांड खोला है, नॉलेज का ब्रह्मांड खोला है। और आप यहाँ बैठे बैठे वो चीज़ें जान सकते हैं जो आप 30 साल की लाइब्रेरियों को पढ़ के भी नहीं जान सकते। और इसका अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे सुप्रीम है इंसान, सबसे सुप्रीम है उसकी अपनी मेधा। अरे पहले यांत्रिक मेधा के पीछे जा रहे हो तो पहले खुद अपनी मेधा तो खोलो, उसका विस्तार तो करो। जैसे ही उसका विस्तार होगा तो वैसे ही कृत्रिम मेधा एक उपकरण है। बिल्कुल से वो आपने पहले भी बात कही कि अगर इसको हम अपना स्लेव रखेंगे तब तक तो ठीक है, अगर हम इसको स्वामी बनने का मौका देंगे तो ये हमें भस्मासुर वाली बात है, हमें खाएगी। मेरे ऑफिस में बच्चे हैं जो अपना नाम नहीं बोलते हैं, जब एप्लीकेशन लिख कर लेकर आते हैं मैं हैरान रह जाता हूँ क्यों वो उसमें कुछ है ही नहीं है। वो वहाँ टाइप करते हैं, वो एप्लीकेशन टाइप होती है और वो लेकर आ जाते हैं। शानदार है, हाँ, कमाल है। और जब मैं उनसे कहता हूँ आप इसको पढ़कर ही बता दो, वो पढ़ने में भी असमर्थ हैं। तो जो इसका कारण यही है कि मतलब कि उसको लगता ही नहीं कि एप्लीकेशन लिखना तो मेरा ये राइट है कि मैं तो टिक टिक करना है, ये टिकट बुक करानी है यहाँ से कर दूंगा, मुझे राशन के कुछ ऑर्डर करना है मुझे यहाँ से हो जाएगा। उसको तो लगता है कि मानव का रोल जो है खत्म ही होता जा रहा है, गैस का सिलेंडर चाहिए तो यहाँ से बुक कर दूंगा। इस करके जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें संवेदना इस करके खत्म होती जा रही है। स्वागत तो होना चाहिए, स्वागत तो है, स्वागत तो है, स्वागत आपने कहा कि इसने ब्रह्मांड तक हमारा सारा विस्तार किया, जानकारी का, नॉलेज का ब्रह्मांड खोला है। लेकिन वही बात है सर, दो चीज़ें हैं कि अगर आपने शक्तिशाली बनना है फिजिकली, शारीरिक तौर पे, तो पहलवानी आप अपने वो वर्जिश करते हो। ऐसे ही हमारा दिमाग है कि जितना चलाओगे, जितना कुरेदोगे, उतना ये और संभावनाएं खोलेगा। लेकिन अगर मुझे अपने दिमाग की संभावनाएं खोले बगैर सब कुछ मिल रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा? नकारात्मक ही होगा। जी, ये जो कृत्रिम मेधा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ चीज़ों के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आखिर में हम ये बोलेंगे कि इंसान के ऊपर, उस भगवान की क्रिएशन के ऊपर कोई चीज़ नहीं है और इंसान को भी इसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए करना चाहिए और अपनी संभावनाओं को, संवेदनाओं को विकसित करने के लिए कला, साहित्य या फिर जो बातचीत है, विचार विमर्श हैं, वो ज़रूर करते रहने चाहिए। तो आज की हमारी बातचीत में यही सब कुछ उभर के सामने आया और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सुरेश सेठ जी का कि उन्होंने इतना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, और डॉक्टर अनूप वत्सी, उन्होंने बहुत अच्छी बड़े डिटेल में बातें बताई। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।